मंडळी, आज खूप आनंदाचा दिवस आहे. आपल्याकडे इतकी मोठी मोठी लोक येऊन गेले. नेहमीच मी सांगतो तसं की 3 मुख्यमंत्री आपल्याकडे आले, उत्तमोत्तम वकील आले, पण पदावर असताना आपल्याकडे येणारं एक महान व्यक्तिमत्व म्हणजे प्रथमच आपल्याकडे आलेले आहेत ते सन्माननीय केरळ राज्याचे राज्यपाल महामहिम आरिफ मोहम्मद खान साहेब. उनके लिए मैं कुछ बातें कहूँगा कि ये व्याख्यानमाला का आरंभ 23 साल पहले हम लोगों ने किया और आज तक करीबन 100 से ज़्यादा वक्ता यहाँ पे अपना विचार प्रदर्शन कर चुके हैं, जिसमें महाराष्ट्र के 3 मुख्यमंत्री भी हैं. देवेंद्र जी फडणवीस है, पृथ्वीराज जी चौहान है और मनोहर जोशी जी भी है. ऐसे बड़े बड़े लोग आए हैं. आज आप आए और 4 चांद लग गए ऐसे कहा तो कुछ गलत नहीं होगा. आपका सहजीवन व्याख्यानमाला की ओर से बहुत बहुत स्वागत है. संस्था की प्रथा और परंपरा के अनुसार प्रथम सरस्वती का पूजन होता है, दीप प्रज्वलन होता है और उसके बाद में प्रमुख वक्ता का सम्मान भी होता है. मैं सभी महानुभावों को ये विनती करूंगा कि आप अपने कर कमलों से सरस्वती माता का पूजन करें, दीप प्रज्वलन करें. वंदे त्वां सरस्वती ज्ञानरूपे. ज्ञानाचं निष्कलंक स्वरूप म्हणूनच सरस्वती धवल किंवा शुभ्र वसनांमध्ये, शुभ्र फुलांमध्ये, शुभ्र आभूषणांमध्ये असते. मंडळी, महामहिम आरिफ मोहम्मद खान साहेब भारतीय संस्कृतीचे गाढे अभ्यासक आहेत आणि आज म्हणून त्यांना जेव्हा विषय विचारला त्यावेळी त्यांनी विषयही सांगितला की भारताची सांस्कृतिक विरासत असा विषय त्यांनी मुद्दाम निवडलेला आहे. संस्कृतचे उत्तम जाणकार, संस्कृत आणि संस्कृती या दोन्हीचेही ते जाणकार आहेत आणि त्यामुळे प्रगल्भ लढवय्या असं व्यक्तिमत्व आज या ठिकाणी आपल्याला मिळालेलं आहे. कृपया सभी महानुभावों को संकेत है कि आप आसन ग्रहण करें. मंडळी, यानंतर आपण त्यांच्या स्वागताकडे वळूया. ही व्याख्यानमाला ज्यांच्या संकल्पनेतनं आणि ज्यांच्या पुढाकाराने सुरू झाली ते व्याख्यानमालेचे अध्यक्ष श्री विनय कुलकर्णी यांना मी विनंती करेन की त्यांनी पुष्पगुच्छ देऊन आदरणीय राज्यपाल महोदयांचं स्वागत करावं. आणि त्यानंतर राज्यपाल महोदयांना सन्मानचिन्ह सौ उत्तराताई सुमंत यांच्या शुभहस्ते हा सन्मान होतो आहे. शिवसमर्थांची रौप्य मुद्रिका त्यावरती लावलेली आहे आणि त्याच्यावरती समर्थांची छत्रपती शिवरायांविषयीची वचनं ही लिहिलेली आहेत. डॉक्टर भागवतही त्यांना ते सांगत आहेत.
कृपया वाचन असतं. म्हणजे याचा हा एक उत्तम सोहळा या ठिकाणी जमून आलाय. त्यांचा परिचय आपल्याला करून घ्यायला आवडेल, कारण आपल्याला राजकीय लोकांचा परिचय हा दूरदर्शनवर किंवा वर्तमानपत्रात येतो तेवढाच माहीत असतो, पण ते हिमनगाचं टोक असतं आणि त्याच्या पलीकडे त्यांची विचारसरणी, त्यांची सांस्कृतिक विरासत, त्यांना स्वतःची मतं, अशा अनेक गोष्टी असतात. आणि त्याबद्दल डॉक्टर भागवत सर हे आपल्याला, डॉक्टर अनंत भागवत जे वरती इथे लिहिलेलं आहे बघा तुम्ही, ग्लोबल स्ट्रॅटेजिक पॉलिसी फाउंडेशन पुणेचे अध्यक्ष आहेत आणि खूप मोठं सामाजिक कार्य ते करत आहेत. मी मगाशी म्हटलं की तत्व सोडून राजकारण अनेक जण करतात, पण तत्वासाठी मंत्रिपदावर एकदा नाही दोनदा त्याग करणारे असे आपले राज्यपाल महोदय या ठिकाणी आहेत. त्यांचा परिचय करून देण्याची विनंती मी डॉक्टर भागवत सरांना या ठिकाणी करतो. असल में महामहिम राज्यपाल जी का परिचय करा के देने की कोई ज़रूरत है, और स्पेशली आप पुणेकर लोगों को इनकी पहचान करा के देना बोले तो मेरी बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि आप शायद मेरे से तो जानते ही ज़्यादा, लेकिन शायद राज्यपाल जी से भी ज़्यादा आप जानते हैं कि नवंबर के किस दिन आप 1951 में अमरोहा या तो तो इनका बचपन का स्कूली एजुकेशन हुआ है, ये जामिया मिलिया स्कूल में हुआ, और उसके बाद में AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और शिया कॉलेज ऑफ लखनऊ, यहाँ पे इनका कॉलेज का एजुकेशन हुआ है. और आप एज एक्सपेक्टेड ये बहुत ही पॉपुलर स्टूडेंट लीडर रहे हैं, और उसके बाद में पॉलिटिक्स में आए. मैं 26 साल की उम्र में आप पहली दफ़ा यूपी से MLA चुन के आए, वो भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग वोट से. और फिर बाद में आप सभी जानते हैं कि 3 बार 80 के दहाई में कम से कम 3 बार आप MP रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं. इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स देखा है, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी देखी है, ये सब आप जानते हैं. 86 के अगल बगल में एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई कि शाहबानों की केस हो गई, और जो आपने लड़ी, और फिर वो शायद कन्वीनियंट नहीं था जबकि पॉलिटिकल पार्टी को कि शाहबानो जी का जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा आया जो इनका ये था निर्णय, तो उसको ढोना शायद कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल हो गया था. लेकिन हमारे महामहिम राज्यपाल ने कभी भी ज़िंदगी में अपने उसूलों पे आज तक कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और इसीलिए उन्होंने तुरंत ही, उस ज़माने में कहते हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टरियल मटेरियल कांग्रेस पार्टी में कोई हुआ, गांधी परिवार से के अलावा कोई है तो उनमें हरीफ भाई का नाम था. लेकिन इसके बारे में बिल्कुल 1 मिनट ना सोचते हुए वहीं पे बैठ के पीछे पार्लियामेंट में आपका इस्तीफा दे दिया. और वो तो ठीक है, चलिए आपने पूरा पॉलिटिकल करियर 1 मिनट में बिना सोचे अपने उसूल के लिए कुर्बान किया, वो तो अलग बात है. लेकिन उसके बाद में कई साल आपने रिफॉर्म्स के लिए, मुस्लिम समाज के भलाई के लिए जो रिफॉर्म्स चाहते थे, उसके लिए पूरे समाज को आपने एक तरफा फाइट दी, उन्हीं के भलाई के लिए. आसान बात नहीं है कि जिस समाज में से आप आते हैं वो पूरा का पूरा आपके खिलाफ हो जाए या तो आपके खिलाफ किया जाए. तो ये बहुत ही ढाढ़स वाला काम आपने किया है, हमेशा किया है. और फिर बाद में इनका रिफॉर्म्स के बारे में हमेशा ही अपने उसूल पे कायम रहने का एक जो प्रक्रिया रही है, उसमें उन्होंने मदरसा एजुकेशन के रिफॉर्म, फिर ट्रिपल तलाक
के बारे में जो चीज़ें आज आपको दिख रही है होते हुए, जो कि मुस्लिम समाज के स्पेशली महिलाओं के और फिर उसी कारण हमारे भारत देश के भलाई की जो चीज़ें आज आपको होती दिख रही है, उसकी नींव आपने 40 साल पहले अपनी खुद की पूरी जिंदगी लगा के, उसकी कीमत लगा के किया है। और मैं आपको क्या बोलूं, उन दिनों की हकीकत मैंने उनके एकदम करीब के दोस्त लोगों से सुनी है। ये सब सह के और ढिठाई से सहन करके सब, तो आखिरी चीज़ अपने अभी SFI के गुंडों ने केरल में आपकी गाड़ी पे किया हुआ हमले के समय तक के देखा है आपने कि ना कभी डरे हैं और ना कि अभी कभी अपने उसूलों पे बिके हैं, ना कभी पीछे हटे हैं। और इसलिए आज पूरे दुनिया में अगर कोई रिफॉर्मिस्ट, और हमारे भारत के तो है ही है टॉप ऑफ द लाइन रिफॉर्मिस्ट, अगर आज की तारीख में कोई है तो आपका नाम जरूर लेना चाहूँगा। और ऑनरेबल गवर्नर साहब, आपके लिए ये एक ऐसी चीज़ है कि हमारे ये जो पुणेकर ऑडियंस है जो आपको मिला है यहाँ पे, तो वो भी ये भी एक रिफॉर्मिस्ट लोगों की जननी है। खाली पुणे को बोलते हैं ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट, लेकिन उतनी बात नहीं है सर। पुणे को बोलते हैं कि कैंटोनमेंट ऑफ ग्रेट मराठास, जहाँ से आपका कॉन्वॉय आया वो स्वारगेट पे लाख मराठा लोगों की फौज खड़ी रहती थी और पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। लेकिन वो भी मैं बोलता हूँ कि हमारी स्पेशलिटी नहीं है सर। पुणे वॉज द फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड सिटी इन महाराष्ट्र, लेकिन वो भी हमारी खासियत नहीं है। पुणे ये एक आज IT का हब है, लेकिन वो भी हमारी खासियत मैं बोलूँगा कि हमारी ये भी नहीं है। पुणे की असली खासियत ये है कि यहाँ पे सब रिफॉर्म पहली दफ़ा अगर कहाँ हुए हैं पूरे भारत देश में तो हमारे पुणे से शुरू हुआ है। बीट शिक्षण, स्त्री शिक्षण, बीट विधवा पुनर्विवाह, बीट हुंडाबंदी, बीट एजुकेशन फॉर लेडीज एज वेल एज द डाउन ट्रॉडन, ये सब चीज़ें आप ही के जैसे तकलीफ झेल के हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, ढोंडो केशव कर्वे, फिर उन्हीं के बेटे रघुनाथ जी कर्वे, फिर ऐसे कई नामी गिरामी बहुत ही अच्छे लोगों ने अपनी कुर्बानी देके और बहुत तकलीफ झेल के, पत्थरबाजी होती थी उन पे लोग थूकते थे उस ज़माने में। लेकिन आप ही के जैसे, बिल्कुल आप ही जैसे इन लोगों ने बिल्कुल इसकी परवाह ना करते हुए अपने रिफॉर्म्स जारी रखे और इसका आज ये प्रकट रूप आपको महाराष्ट्र में जरूर देखने मिलेगा कि महाराष्ट्र में एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे आप तो महिला एम्प्लॉयमेंट उतनी ही है जितनी कि पुरुष लोगों की एम्प्लॉयमेंट है, उतना ही उनका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में जितना कि पुरुषों का है। और यही जो रिफॉर्म्स हैं, ये जो यहाँ से चलेंगे, ये भारत से चलेंगे। ये भारत विश्व गुरु तो बन ही रहा है, लेकिन ये पूरी दूर दराज दुनिया में सब जगह पे आप जैसे ही कुछ गिने चुने लोग ले जाएंगे और दुनिया आपकी तरफ इन रिफॉर्म स्पेशली इस्लाम में के लिए आस लगा के बैठी है। और पूरे लोग चाहते हैं कि आप इसकी अगुवाई करें, इसको लीड करें और भारत को भी विश्वगुरु बनाएं और पूरी दुनिया में यही रिफॉर्म्स हो गए जो ये तीसरे जंगे अजीम की बातें चलती हैं वो कभी ना हो, ये बस आप जैसे लोग देख सकते हैं। धन्यवाद सर। पोडियम या ठिकाणी मध्ये घेऊया आपण, म्हणजे राज्यपाल महोदयांना व्याख्यान करणं सोपं जाईल। नाही
त्यांनी सांगितलं जिथून तुम्ही बोलताय तिथनंच मी बोलेन, दुसरं काही वेगळी व्यवस्था करायची गरज नहीं है। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय को ये विनती करता हूँ कि आप अपना विचार हमें, और कोई नहीं, सिर्फ आप स्थानिक नगरसेवक सौ अश्विनी कदम आणि श्री नितीन कदम हे राज्यपाल महोदयांचं स्वागत आणि त्यांच्याविषयी आदर या ठिकाणी व्यक्त करतात। धन्यवाद। धन्यवाद। जो सुविधाजनक श्री श्रीश सुमन जी, सुश्री उत्तरा सुमन जी, डॉक्टर अनंत भागवत जी, विनय कुलकर्णी जी और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित देवियों और सज्जनों, और मुझे बताया गया है कि बाहर भी शायद कोई स्क्रीन लगा है, वहाँ पर भी हैं। आप सबको मेरी तरफ से बहुत प्रणाम। मुझे लगता है कि जो आपने विषय, पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, शर्म की बात है कि मैं समझ लेता हूँ लेकिन बोल नहीं पाता हूँ मराठी, तो मुझे उसके लिए क्षमा कीजिए। लेकिन हिंदी में यहाँ समझने में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो हिंदी प्रदेश से आने वाले हैं उनको अपनी दूसरी भाषाएं भी, ये भी सब राष्ट्रीय भाषाएं, वो भी आनी चाहिए, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपका विषय मेरी समझ से बहुत महत्वपूर्ण, केवल इसलिए नहीं कि हम भारतीय हैं और हमें अपनी संस्कृति का पता होना चाहिए, बल्कि मेरा ये मानना है कि भारत ने हमारे देश के साथ इतिहास ने जो क्रूरता बरती है, शायद उसका मुख्य कारण यही है कि हम खुद अपनी सांस्कृतिक विरासत, उसके आदर्श, उसके मूल्य, उसकी परंपराओं को हमने अनदेखा किया और हमारी वफादारी अपनी विरासत के प्रति कमज़ोर हुई, जिसके चलते अगर मैं स्वामी रंगनाथ नंद के शब्दों का प्रयोग करूं तो हमारा समाज कमज़ोर हुआ, हमारा समाज खंडित हुआ, हमारा समाज
अंग्रेजी में कहते हैं वल्नरेबल, उन्होंने वो शब्द प्रयोग किया कि जहां अंदरूनी कमजोरियों की वजह से हमें एक लंबे समय तक गुलामी का जुआ अपने कंधों पर ढोना पड़ा। अभी पिछले वर्ष हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से 5 प्रण की बात की। मेरे नजदीक उन 5 प्रण में सबसे महत्वपूर्ण प्रण है, जो बाकी चारों का भी की ओर बढ़ने में भी हमारा बहुत ज्यादा सहायक हो सकता है। और वो है, उन्होंने कहा कि हमें अपनी विरासत की, सांस्कृतिक विरासत की चेतना, जानकारी, और उन्होंने दूसरा कहा कि उस पर गर्व की भावना। हमारी सांस्कृतिक विरासत क्या है? सिर्फ इसलिए कि हमारा ये सौभाग्य है कि हम इस देश में पैदा हुए हैं, तो हम अपनी उस प्राचीन संस्कृति की तारीफ करें, वो सही नहीं। मैं दूसरों के उदाहरण देना चाहूँगा जो भारत में पैदा नहीं हुए, भारत के रहने वाले नहीं, उन्होंने जो हमारी संस्कृति के बारे में कहा। लेकिन ये संस्कृति है क्या, उसके लिए पहले मैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ लिखा है, उसको उद्धृत करना चाहूँ। मैं उन्हीं के शब्द प्रयोग करूंगा और बात को अनुवाद कर दूंगा। उन्होंने कहा, आई लव इंडिया नॉट बिकॉज आई कल्टिवेट द आइडोलेट्री ऑफ ज्योग्राफी, not because I have had the good fortune to be born on her soil, but I love India because she has saved through tumultuous ages the living words which issued from the illuminated consciousness of her children. मुझे भारत से अगाध प्रेम है, इसलिए नहीं कि मैं उसकी एक भौगोलिक मूर्ति बनाकर उसकी पूजा अर्चना करना चाहता हूँ। न मेरा प्रेम इस कारण से है कि मैं भारत भूमि पर पैदा हुआ हूँ, बल्कि भारत से जो मेरा प्रेम है वो इसलिए है कि बहुत ही दुष्कर विषम परिस्थितियों में भी भारत माँ ने अपने बच्चों की अलौकिक चेतना से जो शब्द उत्पन्न हुए थे उनको सुरक्षित करके रखा। इसी में ही उन्होंने एक और वाक्य कहा है, वो भी मेरे नजदीक बड़ा महत्वपूर्ण है अपनी संस्कृति को समझने के लिए। उन्होंने कहा, India cannot attain true independence unless it is recognized that her foundation is in mind, which with its diverse powers and confidence in those powers
goes on all the time creating Swaraj for itself. भारत की स्वतंत्रता कभी सच्ची स्वतंत्रता नहीं हो सकती जब तक कि हम पहले ये स्वीकार न करें, और स्वीकार केवल शब्दों से नहीं, आचरण से। कि भारत की जो बुनियाद है, फाउंडेशन के लिए मराठी में क्या शब्द है? फाउंडेशन, पाया। कि भारत का जो बुनियाद है, जो पाया है, वो उसकी बौद्धिक शक्ति है। और उस शक्ति, वो जो अनंत और असीम शक्ति है बुद्धिमत्ता की, और उसमें जो विश्वास है, उसके चलते हर दिन, हर वो प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो हर दिन एक नया स्वराज पैदा करती है। ज्ञान की प्रक्रिया अकेली प्रक्रिया है, और भी हैं, लेकिन ज्ञान खास तौर से ये वन टाइम इवेंट नहीं है कि आपने एमए की डिग्री ले ली और आपका विद्या अर्जन का काम खत्म हो गया, या कोई भी डिग्री ले ली। तपा स्वाध्याय निरितम, हमारी परंपरा हमें बताती है, होश संभालने से लेके मरने के दिन तक ज्ञान अर्जन का जो क्रम है वो खत्म नहीं होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद से मुझे बहुत अच्छा उन्होंने कहा है, और वो ध्यान रखिएगा, आदि शंकर से लेकर स्वामी विवेकानंद तक हमारे यहाँ किसी ने ये क्लेम नहीं किया, ये दावा नहीं किया कि ये मेरे विचार हैं। उन्होंने भारत की जो पुरातन संस्कृति के की जो आदर्श और मान्यताएं हैं, उनको नए रूप में व्याख्यायित किया। ये कभी नहीं कहा कि ये मेरे विचार हैं। तो उनसे जीवन का उद्देश्य क्या है? सुख की प्राप्ति। हर आदमी सुखी जीवन चाहता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि सुख की प्राप्ति जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकती। अगर मेरे पास ज्यादा शक्ति है और मैं ज्यादा सुख प्राप्त करने के लिए किसी कमजोर को दुखी करूं, तो कौन रोकेगा मुझे? ये जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। तो फिर क्या है जीवन का उद्देश्य? तपा स्वाध्याय निरितम, एवर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज। ज्ञान अर्जन के काम में लगे रहना चाहिए। तो फिर दूसरा प्रश्न पूछा गया कि अगर जीवन का उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जन है, तो ज्ञान का उद्देश्य क्या है? फिर मैं दोहरा रहा हूं आपको कि यही भारतीय दर्शन है जिसको बहुत ही प्रभावी शब्दों में स्वामी विवेकानंद ने उसको अभिव्यक्ति दी। फिर ज्ञान का उद्देश्य क्या है? ज्ञान का उद्देश्य है, यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, इसमें कई ऐसे भी होंगे जो एक ही परिवार से आते हैं, एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, लेकिन केवल उनकी शक्ल अलग अलग नहीं है। उनमें से बहुत से ऐसे होते हैं जिनको अलग अलग एक ही माँ बाप से पैदा, उनकी रुचियां अलग अलग होती हैं, उनको कपड़ों का जो टेस्ट है वो अलग अलग होता है,
माँ परेशान रहती है, एक बेटे को या बेटी को एक खाना पसंद है, दूसरे को दूसरा पसंद है। तो उन्होंने कहा कि ज्ञान का उद्देश्य ये है कि सामने से नजर आने वाली विविधता, अनेकता, जिसे संस्कृत में बहुधा कहते हैं, जो इस विविधता और अनेकता के पीछे छुपी हुई एकता को देख सके, ये क्षमता पैदा कर सके, ये ज्ञान का उद्देश्य। पूरी हमारी किताबें भरी पड़ी। श्रीमद् भगवद गीता में आता है, यदा भूता पृथक भावा मेकस्थमनु पश्यति तदेवाचा विस्तारम ब्रह्मा संपद्यते तदा। जितनी विभिन्नता और विविधता तुम देख रहे हो, भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे, जो भी संसार में तुम विविधता देखते हो, एक बार जान लो कि ये सबका स्रोत एक है। ये एक ही जगह से निकली है विविधता, और एक ही जगह जाके ये विलीन हो जाएगी। दुनिया में संस्कृतियां हम अकेले नहीं हैं। मैंने पहले ही आपसे कहा कि मैं तारीफ करूं तो मैं तो अपनी तारीफ खुद कर रहा हूं। मैं दूसरों को के बारे में बात करना चाहूंगा, औरों ने हमारे लिए क्या कहा। आज से लगभग 1100-1200 साल पहले, जब यूरोप का पुनर्जागरण अभी आरंभ भी नहीं हुआ था या आरंभ हो गया था, उस समय पश्चिमी एशिया में बगदाद खासतौर से बौद्धिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ। ये वो जमाना नहीं है जब अरबों ने लड़ाइयाँ लड़के बिजंतीन एम्पायर और सेसेनीड एम्पायर को अपने कब्जे में ले लिया था। ये उसके बाद की बात, जिसको उनका स्वर्ण काल कहा जाता है। वो पहली जंगें, जो उन्होंने जो साम्राज्य थे दो पहले से, उनका कंट्रोल हो चुका था। उसको स्वर्णिम पीढ़ी युग नहीं कहा जाता। स्वर्णिम युग उसको कहा जाता है जब बगदाद बौद्धिक गतिविधियों का केंद्र बना। जो यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में होंगे, आमतौर से कहा जाता है कि अरबों ने ग्रीक नॉलेज को, यूनानी ज्ञान जो था, उसको अरबी में अनुवादित करके उसको सुरक्षित कर दिया। लेकिन ये बहुत कम लोग इसकी बात करते हैं कि यूनानी पुस्तकों के अरबी में अनुवाद होने से पहले लगभग 850 के आसपास उनका पहला कारनामा ये था जहां से उनके स्वर्णिम युग की शुरुआत हुई है, जहां उन्होंने भारत की किताबों का जो संस्कृत में थी उनका अरबी में अनुवाद किया। सिंध से ये आप सोचें, मैं इसी कह रहा हूँ, बहुत मशहूर किताब है हिस्ट्री ऑफ द अरब्स, फिलिप हिट्टी की लिखी हुई। आपकी ये शहर तो पता नहीं कब से, आपने सही कहा, जितनी चीज़ें आपने गिनाई मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि बिल्कुल उन चीज़ों की वजह से पूना नहीं जाना जाता। पुणे जाना जाता है, पुणे ने जो गुरुदेव ने जिस
बौद्धिक मानस की बात की है, वो पुणे से पैदा हुआ है। पुणे की असल पहचान वो है। और अगर मैं ये कहूं, मैं तो नहीं पैदा हुआ हूं यहां, मगर पुणे का एक के साथ एक हमेशा अंग्रेजी का शब्द ज्यादा अच्छा फैसिनेशन है पुणे का मेरे दिमाग में। इसलिए मैंने मतलब तो सब मालिक का उसमें है, हम तो सिर्फ नियत जो नियति है उसमें थोड़ा बहुत होता है जो। तो मैंने जब हमारे ग्रैंडफादर को दादा कहते हैं, क्या कहते हैं दादा, ग्रैंडफादर अशोवा। उस वक्त मैंने अपनी पुत्र वधू को पूना भेजा क्योंकि मैं चाहता था कि बच्चा पूना में पैदा हो। और मैंने अपने बेटे से कहा, मैंने कहा मैं इसे लखनवी नहीं चाहता, मैं इसे चाहता हूँ ये पूनाइट बन जाए। मेरा बेटा लखनऊ में पैदा हुआ है जिसका वो बच्चे, तो मैंने उसको पूना भेजा तिरुवनंतपुरम से। तो ये शहर अपनी जो इसका इतिहास है, बौद्धिकता का, कोई इसमें संदेह नहीं है कि भारत के गिने चुने शहरों में पुणे एक। तो मैं बता रहा था आपको कि कनक नाम का पंडित, कनक पंडित नाम का एक विद्वान सिंध से, फिलिप हिक्की की किताब में किताबों के नाम भी लिखे हुए हैं। जो लोग यहाँ तो इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं, भंडार कर रहे हैं, फर्गुसन कॉलेज, एक से एक हर जगह वो किताब मिलेगी आपको, उसमें आप पढ़ लीजिए। कनक पंडित 10 या 12 किताबें लेके पहुंचते हैं। उस वक्त वहां का शासक मंसूर है। मंसूर को वो अनुवाद करके उस किताब के कुछ हिस्से सुनाए जाते हैं और वो बिल्कुल अचंभित रह जाता है। और एक अरब जो खुद बड़ा विद्वान था, फराजी नाम था उसका, उसको कुछ लोगों के साथ, कनक पंडित के साथ उसकी ड्यूटी लगाई जाती है और उसमें उन किताबों को अनुवादित करने में। लेकिन उसमें सबसे मशहूर किताब जो कनक पंडित यहाँ से लेकर गए वो थी सूर्य सिद्धांत। और स्पेन पे भी अरबों का ही राज था, लेकिन बगदाद में और स्पेन में आपस में दुश्मनी थी बहुत। स्पेन के शासक को पता चला कि कुछ भारतीय पुस्तकों का अनुवाद किया जा रहा है। ये सब फिलिप हिक्की की किताब से बता रहा हूं मैं आपको, अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूं, मेरे पास कोई और तरीका भी नहीं। और ये चूंकि हमारे बीच में रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लिहाजा ये किताब नहीं देंगे। तो फिलिप हिक्की ने लिखा है कि उसने सूर्य सिद्धांत, जिसको अरबी में अनुवाद करके उसको नाम दिया गया था हिंद सिंध, उस किताब की एक प्रति, उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं, लिखने वाले उन्हें 2-2, 4-4 पेज दिए जाते थे कि सुबह से लेकर शाम तक ये, और फिर वो दिन में 50 या 100 प्रतिलिपियां बन जाती। उसने बड़ी भारी रिश्वत देकर एक प्रतिलिपि हासिल कर और वो सूर्य सिद्धांत, संस्कृत में सूर्य सिद्धांत, अरबी में हिंद सिंध, और जब वो स्पेन पहुंची वो भी रिश्वत के जरिए, उसके 10-20 साल के अंदर ही, चूंकि यूरोप का रिनेसांस शुरू हो चुका था, सारी यूरोपियन भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ। और यूरोप की जो स्पेस स्टडीज है, अंतरिक्ष का जो अध्ययन है,
उसकी जड़ में अगर कोई किताब है तो वो सूर्य सिद्धांत। हमें हक है ताली बजाने का, गर्व महसूस करने का, लेकिन साथ में थोड़ा सोचना भी चाहिए कि सूर्य सिद्धांत तो हमारे यहाँ लिखी गई थी, हमने अंतरिक्ष का अध्ययन इतनी देर में क्यों शुरू किया? ये वो है जिसकी तरफ मैंने इशारा किया कि जहां जब हम खुद अपनी जो हमारे यहाँ जो कहा गया था तपा स्वाध्याय निवृत्ता, मुझे ये बात बहुत परेशान करती थी कि जब भारत ज्ञान की संस्कृति थी तो ये इतनी परेशानियां क्यों झेली हम? इसका जवाब कहीं ज़्यादा मिलता नहीं है। मैंने तो अपने जो मेरे गुरु थे उनसे बहुत पूछा, वहाँ भी नहीं मिला। इसका जवाब मिलता है स्वामी विवेकानंद जी के भाषणों में और स्वामी रंगनाथ नंद की बहुत ही सुप्रसिद्ध पुस्तक है, 4 वॉल्यूम, इटर्नल वैल्यूज फॉर ए चेंजिंग सोसाइटी। उसका जो चौथा भाग है उसमें उन्होंने विस्तार से इस प्रश्न पर चर्चा की और उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ केवल ये नहीं कहा गया तपा स्वाध्याय निवृत्तम, बल्कि उपनिषद में सवाल किया, एक संवाद है, तप किसको कहते हैं, व्हाट इज तपा? तो उसका जवाब है, ऋषि अब जवाब दे रहे हैं उपनिषद में, कह रहे हैं तपा इज स्वाध्याय, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, प्लस फिर वचन, शेयरिंग द नॉलेज विद अदर्स। तो उन्होंने कहा कि उसका प्रोसेस जो वो प्रक्रिया पूर्ण होती, केवल मैं पढ़ाई करूं, खूब ज्ञान अर्जित करूं, उससे वो प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती। तपा स्वाध्याय निवृत्तम, वो प्रक्रिया पूर्ण होती है जब अर्जित ज्ञान को मैं दूसरों के साथ साझा करूं, उसको छुपा के न रखूं। तो स्वामी रंगनाथानंद ने श्रीमद् भागवत से, भगवद गीता नहीं, श्रीमद् भागवत से एक लाइन उद्धृत की है, सरस्वती ज्ञान खल्व यथा सती। कोई भी विद्वान ज्ञानी महिला पुरुष जो अपने अर्जित किए हुए ज्ञान को अपने अंदर बंदी बना के रखेगा और दूसरों के साथ उसको साझा नहीं करेगा, वो लाख कहे कि वो मां सरस्वती का उपासक है, वो उपासक नहीं है, वो मां सरस्वती का खलनायक। हमने वो गलती, स्वामी रंगनाथानंद जी लिखते हैं, कहते हैं हमने वो गलती की और हमें उसकी सजा भुगतनी पड़ी। तो ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए सुना दिया कि ये, जैसे आप अरब इतिहासकारों को पढ़िए, पहला इतिहासकार तबरी है, दूसरा इब्ने कसीर है, इब्ने असीर है, इब्ने खल्दून है, इब्ने रुश्द है। आपको देख के आपको आश्चर्य होगा, 9 वॉल्यूम, 10 वॉल्यूम, 11 वॉल्यूम में उन्होंने हिस्ट्री लिखी है दुनिया की, 9वीं 10वीं शताब्दी में, यानी अब से लगभग 1100 साल से ज़्यादा हो गए लिखे। और देख के आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि पहला अध्याय में ज़्यादातर, और पहला अध्याय क्या है, जहाँ कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है उनके पास, बहुत जो उसका जो बड़ा भाग है वो जाहिर है अनुमानों पर आधारित, लेकिन जहाँ से साक्ष्य शुरू होते हैं
वहां पे वो कहते हैं दुनिया में 5 बड़ी संस्कृतियां या सभ्यताएं हैं और बाकी जो देश हैं छोटे, वो उन्हीं 5 में किसी एक न एक के अनुयायी हैं। और ये 5 सभ्यताएं कौन हैं? कहते ईरानी सभ्यता अपने वैभव के लिए जानी जाती है। चीन की सभ्यता अपने कौशल और शासकों के प्रति आज्ञाकारिता। रोम की सभ्यता अपनी सुंदरता और महिलाओं के प्रति उदारता, शिवल्री। तुर्कों की सभ्यता अपनी बहादुरी, वीरता। और भारत की सभ्यता, ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये उनके शब्द हैं। और भारत की सभ्यता, इसीलिए उन्होंने भारत को आखिर में नाम लिया। का भारत की सभ्यता दुनिया में अकेली सभ्यता है जो ज्ञान और प्रज्ञा के संवर्धन के लिए जानी जाती है। ज्ञान और प्रज्ञा के लिए, ये ज्ञान दूसरी संस्कृतियां, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं। आप तय करिए कि आपके मोहल्ले में सिर्फ वही लोग रहेंगे जो एक खास तरीके से अपनी श्रद्धा या आस्था को अभिव्यक्ति देते हैं, तो बहुत सारे लोगों को तो आपके मोहल्ले से हट जाना पड़ेगा। आप कहें कि सिर्फ एक ये भाषा बोलने वाले रह सकते हैं यहाँ, तो बहुत सबको हटना पड़ेगा। आप कहें जिनकी खाल का रंग ऐसा है, जिनका गोरा रंग है, सिर्फ वो रह सकते हैं, तो हर किसी का रंग तो गोरा नहीं है, तो उन्हें हटना पड़ेगा। दुनिया में जो संस्कृति, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा, हर किसी को अपने जीनियस, अपनी विशेषता के अनुसार अपना विकास करने का अधिकार। हम सिर्फ अपनी संस्कृति को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे। दुनिया में जितनी संस्कृतियां वो परिभाषित होती हैं, होती थी खाल के रंग से। मैं अब उपासना की मेरी पद्धति क्या है, क्या भाषा बोलता हूं, तो जब आप इन चीजों से परिभाषित करेंगे संस्कृति को, तो आप बहुत से लोगों को दूसरा बना देंगे। और जब आप किसी को दूसरा बनाएंगे, तो भारतीय परंपरा में कहा गया है द्वैत यादा वैधे भवति, दूसरे से इंसान को डर लगता है, और जिससे डर लगता है उससे नफरत पैदा होती है, और जिससे नफरत पैदा होती है उसके लिए मन में हिंसा की भावना पैदा होती है। भारत ने 1947 में जब 14%, 15% हमारा साक्षरता की दर थी, हमने यूनिवर्सल फ्रेंचाइज अडॉप्ट किया। हमसे पुराने जहां लोकतंत्र पद्धति है, 2300 साल पहले उन्होंने महिलाओं को वोटिंग का राइट नहीं दिया। हमारे लीडर ज़्यादा अच्छे थे, उनके लीडर खराब थे? नहीं, सांस्कृतिक मूल्य अलग अलग थे। उस संस्कृति में वो ये मानते थे, प्लेटो के से लेके आज से 100-150 साल भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, 1948 चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स से पहले उनकी ये मान्यता थी कि महिलाओं में और काले रंग के लोगों में आत्मा नहीं होती, और जिसमें आत्मा नहीं होती उसके शोषण करने का अधिकार इंसान को है। भारतीय संस्कृति कैसे परिभाषित हुई? मगर नहीं, ना तो इससे तय होगा कि तुम्हारी खाल का रंग क्या, त्वचा का रंग क्या, ना इससे तय होगा कि तुम शिव जी के मंदिर में जाते हो कि हनुमान जी के जाते हो कि
माता की शक्ति के जाते हो कि कम, इससे नहीं तय होगा। क्या भाषा बोलते हो? हमारे देश में तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग तो कहते हैं कि हर 16 मील पे बोली बदल जाए, भाषा नहीं बदलती, बोली बदल जाए। तो क्या करें? कैसे परिभाषित करें अपनी संस्कृति को? हमारे ऋषियों ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति परिभाषित होगी अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। वही दिव्यता मेरे, जो तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर है, वही तुम्हारे अंदर। शंकराचार्य केरला से निकले, पूरे देश में 4 मठ बनाए। लोग कहते हैं शंकराचार्य ने 4 मठ बनाकर उस वक्त जब भारत राजनीतिक तौर से टुकड़ों में बटा हुआ था, भारत में एकता स्थापित की। बिल्डिंगों से एकता स्थापित नहीं होती, कभी भी नहीं होती। Monuments of mind are more durable than monuments of power. मानस से निकले हुए स्मृति चिन्ह जिंदा रहते हैं, सत्ता से निकले हुए जिंदा नहीं रहते बहुत लंबे समय तक। शंकराचार्य का आदि शंकर का असल काम क्या है? उन्होंने 4 मठ बनाए और चारों को चारों वेदों से एक एक महावाक्य दिया। वो आइडिया ऑफ इंडिया, भारत की कल्पना उन 4 महावाक्यों में होती है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मा अयम आत्मा ब्रह्मा। चारों का एक ही मतलब है, अलग नहीं। जिसका सार ये है कि हर किसी के अंदर, जीव आत्मा के अंदर परमात्मा होने की शक्ति निहित है। तो जिस दिन हमने ये अपनी संस्कृति का ये सबक सीख लिया कि हर किसी के अंदर जीव आत्मा के रूप में वही परमात्मा है, उसके बाद हम किसी को ऊंचा और नीचा मान सकते हैं? मैं आपसे सवाल करता हूं। हम बड़े शान से कहते हैं भारत ने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया। इसलिए नहीं कि हम बहुत अच्छे हैं, इसलिए हमारी संस्कृति इजाजत नहीं देती हमें ये करने। हमारी संस्कृति कहती है अथमान सर्वेषु भूतेषु भूतात्मानं कीर्तालयम् अर्चाये दान मानाभ्यम मैत्री अभिनय चक्षु। इसी को छोटा करके बहुत ही सुंदर है। देहो देवालय प्रोक्तो जीवो देवा सदाशिवा। कपिल मुनि को जब सत्य की प्राप्ति हुई, परम सत्य की, तो जो मैंने पहले आपको बताया था कि ज्ञान प्राप्ति का प्रोसेस केवल ज्ञान अर्जन से पूरा नहीं होता, ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करने से होता है। और एक भूख जागती है कि मुझे ये किससे में बात, जब उन्हें वो सत्य का, परम सत्य का आभास हुआ, तो उन्होंने इधर उधर देखा, वो शिष्य उसको साझा करना चाहते, कोई नजर नहीं आया। माँ कहीं पास में बैठी हुई थी, माँ को सामने बुला के बिठा दिया। आप इंटरनेट पर भी जाइए, वहां भी मिलेगा कपिल देव आहुति संवाद। माँ का नाम देव आहुति, और उसमें क्या खूबसूरती है। जहाँ वो कह रहे हैं, उस परमात्मा की तरफ से कह रहे हैं कि आत्मान सर्वेषु भूतेषु, हर किसी के अंदर मुझे देखो। भूतात्मानं कीर्तालयम्, उसको जिस तरह मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, चर्च में जाके तुम भगवान के आगे नतमस्तक होते हो, उसके प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हो, हर एक के लिए करो, क्योंकि उसके अंदर मैं बैठा हुआ हूं। और उसकी जायज चीजों में जो मदद कर सकते हो करो, और मदद भी कैसे करो? अभिनय चक्षुषा, कोई फर्क नहीं। ये भारतीय संस्कृति एक नहीं है कि मैं आपको गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, नोबेल प्राइज
लेने के लिए जब गए स्टॉक, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जब वो वर्ल्ड पार्लियामेंट्री ऑफ रिलीजन में गए थे, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं ऐसे देश से आता हूं जिसने दुनिया में उन लोगों को जिनको उनकी आस्था के आधार पर प्रताड़ित किया गया और उनके जीवन को मुश्किल बना दिया गया, मेरा देश वो है जिसने जब यहूदियों को उनके अपने देश से निकाला गया तो मेरे देश ने उन्हें अपने दामन में जगा दिया। क्रिश्चियंस पहली, लोगों को मालूम नहीं है, यूरोप क्रिश्चियन हुआ है 3री सदी में, और केरला में जो क्रिश्चियन आबादी है वो क्रिश्चियन हुए हैं 1ली सदी में, 62 में। हमारी क्रिश्चियनिटी भी यूरोप की क्रिश्चियनिटी से 250 साल पुरानी है। बहुत से लोगों को नहीं है, हमें ये बात मालूम, मुझे भी नहीं, कि पैगंबर साहब ने मस्जिद बनाई मदीने में, उस एक मस्जिद के बाद जो दूसरी मस्जिद बनी है दुनिया में कहीं भी, वो केरला में चेरामन नाम के हिंदू राजा ने त्रिशूर में बनाई। और चेरामन कुछ और नहीं, चेरामन तामिल प्रभाव के कारण श्री रामन को चेरामन कहा गया है। वो एक राजवंश था, राजा के लिए वो उपाधि के तौर पर प्रयोग किया जाता था। तो भारतीय संस्कृति की पहचान क्या है? भारतीय संस्कृति हर किसी के अंदर, और सिर्फ मैंने बात की आपको वोटों की, केवल महिला पुरुष नहीं, जानवर में भी आत्मा है, पक्षी में भी आत्मा है, पेड़ पौधे में भी आत्मा है, और उसे भी छोड़ दीजिए। भारतीय संस्कृति आपको इसकी भी इजाजत नहीं देती कि आप पत्थर को ठोकर मारें, इसकी भी इजाजत नहीं देती। तो हमारी तो परंपरा में बताती है कि अगले जीवन में पत्थर भी बन सकते हैं। अहिल्या पत्थर थी, पत्थर को भी ठोकर नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति परिभाषित होती है आत्मा से। और आत्मा का मतलब क्या है? आत्मा का मतलब हमारा जो शरीर है ये नश्वर। मैं अपने आप से पूछता हूं, मेरे बचपन के फोटो मौजूद हैं, यूनिवर्सिटी के मौजूद हैं, जब बिल्कुल नौजवान एमएलए था, मिनिस्टर था यूपी में, उसके मौजूद। तो मैं अपने आप से, मुझे हक है पूछने का नहीं कि ये वो फोटो मेरे सामने रखो तो मैं खुद ही नहीं पहचानूंगा अपने आप को, तो मैं कहाँ गया? ये जगत परिवर्तनशील है। आदि शंकरा जब कहते हैं कि ब्रह्म सत्या जगत मिथ्या, तो मिथ्या का मतलब ये नहीं है कि वो कोई चीज है नहीं। उनका मतलब है कि सत्य वो है जिसमें कोई परिवर्तन पैदा नहीं होता, वो सत्य। और जो परिवर्तनशील है वो अनरियल, फॉल्स नहीं है, उसकी हस्ती है लेकिन वो अनरियल है, मिथ्या है। तो हमारी संस्कृति हमें क्या कहती है? वो कहती है कि ये शरीर तो नश्वर है, जिसके अंदर ये क्षमता पैदा हो जाए कि वो विनाश होती हुई चीज में अविनाशी को देख सके, वो भारतीय संस्कृति बताती है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठितं परमेश्वरम विनश्यत सुवा विनश्यंतम या पश्यति स पश्यति। आंखें तो सबके हैं, पर भगवत गीता कहती है देखता वो आंखें सबके हैं, लेकिन असल में देखने वाला तो वो है जो नाश होती हुई चीज के अंदर अविनाशी को देख सके। और अविनाशी कौन? ब्रह्म, आत्मा।
अविनाशी, वहां पे आके भारतीय संस्कृति परमात्मा और जीवात्मा के फर्क को खत्म कर देती। और आदि शंकर के मैंने पहले ही आपका समय ज्यादा ले लिया, सॉरी। आदि शंकर के एक श्लोक के साथ बात खत्म कर रहा हूं। आदि शंकरा ने कहा, क्या सुंदर उपमा दी है। उन्होंने कहा, एताव उपाधि परा जीवा योत्सयो समयंग निरासे न परो न जीवा राज्यम नरेंद्रस्य भटस्य खेटका इस तयोर पोहे न भटो न राजा। कहते हैं परमात्मा और जीवात्मा ये सब उपाधियां हैं। और उपमा देते हैं कि जैसे कोई शासक हो, महल में रहता है, दुर्ग में अपने, उसके गेट पर दरबान खड़ा है, वॉचमैन, तो कहते हैं ये दोनों उपाधि है और दोनों का एक परिधान है। परिधान हटा दो और उपाधि हटा दो, दोनों को एक से कपड़े पहना दो, बराबर में खड़ा कर दो, उपाधि हटा के कोई फर्क नहीं कर पाएगा कि कौन शासक है और कौन दरबान। लेकिन उसके लिए जरूरत किस चीज की है? समयंग निरासे, ब्रह्म भाव, समभाव, समदृष्टि, निर्ममो निराहंकारा। अच्छा, अब वो डॉक्टर साहब चाह रहे हैं कि मैं कुछ राम मंदिर पे भी बोल दूं। देखिए, मानव जीवन की वास्तविकता जो है, गौर से सुनिएगा, हो सकता है सब लोग इससे सहमत ना हो। मानव जीवन की जो वास्तविकता है, दो चीजें होती हैं, एक वास्तविकता होती है, एक महत्वाकांक्षा होती है, ख्वाहिश होती है। एक वास्तविकता है, हम इन परिस्थितियों में हम रह रहे हैं, लेकिन साथ में हमारी एक इच्छा होती है, हम अपनी परिस्थितियों को बदल के एक आदर्श स्थिति पैदा करना चाहते हैं। होती है या नहीं होती? हर किसी के अंदर होती है। तो हमारी जीवन की जो वास्तविकता है, वो मानव जीवन की, हमारे भारत की नहीं अकेले, मानव जीवन की जो वास्तविकता, कॉम्प्लेक्सिटी को क्या कहेंगे साहब? कॉम्प्लेक्सिटी मतलब उसकी जो व्यापकता या उसकी जो कठिनाइयां या वो सब गुंतागुंत, तो वो प्रतिबिंबित होती है महाभारत में। जो वास्तविकता है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है जिंदगी, वो महाभारत में प्रतिबिंबित होती है। और महत्वाकांक्षा, जिसका आदर्श, जिसका आधार, वो चीजें होती हैं जिन्हें आप अपना आदर्श मानते हैं, जिन्हें आप अपने बच्चों को चाहते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा बने। वो प्रतिबिंबित होती है रामायण में, राम के चरित्र। ये कोई मतलब, एक तो धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है ही नहीं, हमने गलत ट्रांसलेशन, अनुवाद एक्सेप्ट किया हुआ है। धर्म का मतलब ही ये है कि वो कोई समानांतर चलने वाली धाराएं नहीं हैं। मानिए हम नई चीजें सीखते हैं, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि हम यहां से हट के यहां गए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हम अपने जीवन में वी ट्रेवल फ्रॉम लोअर ट्रूथ टू हायर ट्रूथ। हर दिन हम जिंदगी में सीखते हैं। अब वो जब हम सीख रहे हैं तो कन्वर्जन थोड़ी है, हमें ज्ञान का अर्जन हो रहा है। तो ये मामला
उपासना का मैं इतना, हर किसी को हक हासिल है जब हम हर चीज में, जीव आत्मा में, हम मानव भी नहीं कह रहे, हम जीव आत्मा में परमात्मा को देखते हैं। आपको हक है, आप चाहे जहाँ उपासना करिए, कौन मना कर भाई मैं, यही फर्क है दूसरी संस्कृतियों में और हमारी, कि हम किसी का भी इस्तेमाल, जिसके अंदर हम ब्रह्म को देख रहे हैं, परमात्मा को देख रहे हैं, हम उसके शोषण का कैसे सोच सकते हैं? अगर हमने किया है तो वो हमने अपने साथ, अपनी संस्कृति के साथ अन्याय किया। तो राम, थोड़ी देर के लिए गौर करिए कि भूल जाइए अयोध्या को। आप अपने बच्चों को कुछ नैतिकता का कुछ पाठ पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते? किसके जैसा चाहते हैं आप वो बने? वो बेटा हो तो किसके जैसा आचरण करे? राजा हो तो किसकी तरह आचरण करे? अब राजा पे मेरे दिमाग में आ गया, क्या बात कही है जरा। और अब फिर आपने लंबा कर दिया, मैं 2 मिनट और 3 मिनट। मैं गवर्नर हूँ आज, लेकिन राजनीति में रहा हूँ सारी जिंदगी। खतरनाक है, मेरे जैसे आदमी को टाइम मत बढ़ाया कीजिए, वरना तो ज्यादा आजादी मत दीजिए। क्या अब राजा की हैसियत से देखिए क्या कहते हैं। स्नेहम, ये वाल्मीकि रामायण से है। स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदीवा जानकी मपी आराधनाए लोकस्य मुंचतो नास्ति मैं व्यथा। बहैसियत राजा के क्या कहते हैं? जो मेरे स्नेह के पात्र हैं, जो मेरी दया के पात्र हैं, जो मेरे सुख का स्रोत हैं, और उन सबको भी छोड़ो, जो मुझे प्राणों से भी प्यारी है, जानकी। आराधनाए लोकस्य, जिनकी सेवा भी नहीं कह रहे, वो सार्वजनिक लोक कल्याण के कामों को आराधना कह रहे हैं। जैसे आप मंदिर में जाकर करते हैं, इबादत करते हैं आप, उसके लिए वो शब्द प्रयोग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आराधनाए लोकस्य, अपनी प्रजा की आराधना, सेवा भी शब्द प्रयोग नहीं कर रहे। उसके लिए मुझे इन सब को छोड़ना पड़े तो मुझे 1 मिनट की भी हिचक नहीं होगी। कैसा राजा चाहेंगे आप, जो अपना सुख देखे, अपने में लगा रहे? हर आदमी को नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम आदर्श के तौर पे भगवान राम की बात तो हो सकती है। तो ये होने जरूरत नहीं है। इस देश को जरूरत है, हमारी संस्कृति को जरूरत है, हमारी आने वाली नस्लों को जरूरत है कि जहां हम किसका, हम यहाँ पे फूल चढ़ा देने से, आपने यहाँ माँ सरस्वती की मूर्ति रखी, वो तिलक कर देने से और फूल चढ़ा देने से पूजा नहीं होती। ये तो केवल चेतना पैदा होती है, और चेतना अति आवश्यक होती है। इससे केवल चेतना पैदा होती है कि ये मूर्ति किस चीज को चिन्हित कर रही है। ये मूर्ति चिन्हित कर रही है कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपना 1 मिनट भी बर्बाद ना करूं। कोई दिन ऐसा ना हो जिस दिन मैं कुछ नया ना सीखूं। कोई दिन ऐसा, इसलिए कि ये तो सागर है। मैं कहता हूं एक एक ग्रंथ को अपने ले लीजिए तो कई कई जन्म लीजिए तो भी उसको पूरी तरह समझ में आने में मुश्किल हो। तो हम तो प्रयास ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। तो मेरे नजदीक ये जो मैंने पहले कहा कि एक है वास्तविकता, रियलिटी समाज,
और एक है समाज एक आदर्श स्थिति जो चाहता है। हम भले ही आदर्श तक पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन प्रेरित करने वाला आदर्श तो होना चाहिए। मैं इस पूरी चीज को उस दृष्टि से देखता हूं। ये हमें प्रेरित करने वाला आदर्श, हमारी जरूरत पूरा करने वाला आदर्श है, हमारी आने वाली नस्लों को सही रास्ता दिखाने वाला आदर्श है। और ये हमारी संस्कृति जिसके ऊपर आपने आज का ये रखा है, वो अगर किसी एक व्यक्तित्व में पूरी तरह परिलक्षित होती है तो वो उसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि वो नाम भगवान श्री राम का है। आपने इतनी देर में जो सुना, मैंने समय जितना दिया था उससे ज़्यादा टाइम दिया। आप सबका बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हिंद। क्या कहूँ, दिल बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन आप जैसी जुबान हमारे पास नहीं है तरीके से। लेकिन एक बात सही है, प्रोटोकॉल के हिसाब से तो मुझे ये कहना पड़ रहा है कि महामहिम राज्यपाल जी का भाषण यहाँ पे बहुत ही बढ़िया हो गया, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि महामुनि का मनोगत यहाँ पे बहुत ही गहरा हो गया, गाढ़ा हो गया। आपले भारतीय संस्कृती की जो विरासत आहे, मंडळी मला असं वाटतं की आपल्या कोणाही पेक्षा त्यांनी जास्त आपल्या संस्कृतीबद्दल अचूक सांगितलेलं आहे। आपली संस्कृती हेच सांगते, सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। तेच सगळं त्यांच्या व्याख्यानामधून येत होतं। आपने जो कह दिया उससे हम ये समझ पाए हैं कि जब भूख लगती है तब खाना ये प्रकृति है। मुझे भूख नहीं है फिर भी वो खाएगा, इसके लिए मैं पहले खा लेता हूं, ये विकृति है। लेकिन मैं भूखा हूं फिर भी उस भूखे की भूख मैं पहले मिटाता हूं, ये हमारी संस्कृति है। और ये आपके भाषण से आज जरूर यहाँ पे व्यक्त हो चुका है। इसलिए सहजीवन व्याख्यान माला की ओर से हम आपके बहुत आभारी हैं। प्रथा और परंपरा के अनुसार राष्ट्रगीत होगा और उसके बाद इस सभा का समापन होगा। मैं सबसे ये गुजारिश करता हूं कि आप सब खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सभा यहाँ संपन्न हुई। उद्याला डॉक्टर इनामदार यांचं व्याख्यान आहे। आपण सर्वांनी आजच्याप्रमाणेच उद्याही हजेरी दाखवावी। सगळ्यांना आजच्या उपस्थितीबद्दल पुन्हा एकदा धन्यवाद।